स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ टेस्ट पे। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे। शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन में और फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एडीआर क्या है उसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। उसके बाद में उसके टाइप्स को देखेंगे, फिर एडीआर का मैकेनिज्म इन इंडिया देखेंगे, फिर उसके एडवांटेजेस देखेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को अंत करेंगे उसके कंक्लूजन के साथ। तो वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको जितना भी डाउट हो वो अच्छे से इस वीडियो में क्लियर हो जाए। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म मतलब एडीआर एक ऐसी टेक्निक है जो दो लोगों के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट है उसको सेटल डाउन करती है, उसको एक ऐसे सुलझे हुए डिसीजन पे लेके आती है जिससे दो पार्टीज़ जो होते हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं और उनका जो मुद्दा होता है वो ख़त्म हो जाता है और झगड़ा जो है वो सेटल डाउन हो जाता है और दोनों पार्टीज़ इक्वली बेनिफिटेड होते हैं। मतलब दोनों पार्टी को इक्वल राइट्स मिल जाते हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं उसको इक्वली सॉर्ट आउट करते हैं, दोनों एक एमिकेबल डिसीजन पे आते हैं। तो एडीआर का यही काम है। बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिनको बातचीत करके नहीं सुलझाया जा सकता, तो फिर उसको नेगोशिएशन के थ्रू सुलझाया जाता है विद द प्रोसेस ऑफ एडीआर। नेगोशिएशन मतलब कुछ लेन देन करके, कुछ समझौता करके, एक ऐसा बात करके जिसमें दोनों पार्टी को प्रॉफिट हो जाए या फिर दोनों को नुकसान ना हो। तो ऐसे बातचीत करके एडीआर के थ्रू किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है। एडीआर जो है इंडिया में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश किया गया है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। एडीआर के थ्रू इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों को, विच इज़ मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। सो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो जो एडीआर प्रोसेस होता है, मतलब एडीआर का प्रोसेस का मतलब ही ये हुआ कि कोई भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना है, ठीक है, बातचीत करके या फिर नेगोशिएट करके या फिर मेडिएशन के थ्रू। तो किसी भी तरीके से जो दो पार्टीज़ है उसका जो झगड़ा सुलझाया जाता है वो टोटल मतलब एज अ होल बोला जाता है एडीआर प्रोसेस। लेकिन एडीआर के भी टाइप्स होते हैं जैसे कि आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मेडिएशन, लोक अदालत और नेगोशिएशन। तो ये है 4 टाइप्स ऑफ एडीआर मैकेनिज्म और इसको हम लोग अब डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर होता है। आर्बिट्रेटर वो होता है जो दो पार्टीज इन अ डिस्प्यूट होते हैं उसके बीच में बैठ के उन दोनों को बातचीत करवा के एक ऐसे सॉल्यूशन पे आता है जो दोनों पार्टी अग्री करते हैं। तो बेसिकली आर्बिट्रेशन में ये होता है कि दो पार्टीज़ होते हैं, दो अलग अलग पार्टीज़ होते हैं, एक दो, ठीक है। तो वो दोनों पार्टीज़ डिस्प्यूट के मेंबर होते हैं, मतलब उन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ रहता है। तो वो क्या करते हैं, वो एक किसी भी ट्रिब्यूनल में जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद वो एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। वो आर्बिट्रेटर होता है वो न्यूट्रल होता है, वो किसी के साइड से नहीं होता है और उस आर्बिट्रेटर के सामने बैठ के वो जो उन लोगों का जो मुद्दा होता है वो अपने मुद्दों को अच्छे से बैठ के डिस्कस करते हैं, फिर एक ऐसे डिसीजन पे पहुंचते हैं जो एक अनबायस्ड डिसीजन होता है। मतलब दोनों के फेवर में एक डिसीजन दोनों बातचीत करके लाते हैं और जो आर्बिट्रेटर होता है वो उस डिसीजन पे पहुंचने के लिए मदद करता है उन दोनों पार्टीज़ को। फिर एट द एंड जो भी डिसीजन होता है उस डिसीजन को जो आर्बिट्रेटर है वो बाइंडिंग कर देता है और बाइंडिंग जब कर देता है तो दोनों पार्टीज़ फिर उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो यही होता है आर्बिट्रेशन में। आर्बिट्रेशन में दो पार्टीज़ का जो भी डिस्प्यूट होता है वो आर्बिट्रेटर के थ्रू रिजॉल्व हो जाता है और वो जो भी डिसीजन होता है वो दोनों पे बाइंडिंग होता है। तो अब देखते हैं कि कंसिलेशन में क्या होता है। कंसिलेशन में जो मेन इंसान होता है जो मेजर रोल प्ले करता है उसको कहते हैं कंसिलेटर। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि दो पार्टीज इन अ डिस्प्यूट होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब स्लाइटली डिफरेंट प्रोसेस है कंपैरेटिव टू आर्बिट्रेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि जो दो पार्टीज़ होते हैं उनको खुद बातचीत करने दिया जाता है, उन लोग से ही कहा जाता है कि पहले आप ही लोग बात करो, आप लोग अगर किसी डिसीजन पे नहीं पहुँचोगे तो हम लोग फिगर आउट करेंगे कि क्या किया जा सकता है और हम लोग फिर बीच में घुसेंगे। मतलब कंसलेशन में ना दो पार्टीज़ पहले खुद ब खुद मतलब बातचीत करते हैं और एक समझौते पे आते हैं और फिर कंसिलेटर जो होता है वो वहीं पे बैठा रहता है और वो दोनों पार्टीज़ को आपस में बातचीत करने का तरीका और ढूंढते रहते हैं कि थोड़ा
कि तुम और बोलो या फिर तुम अपना थोड़ा सा और गलती एक्सेप्ट करो, ऐसे होता है। कंसिलेटर जो होता है वो दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे से बात करने के लिए उकसाता है कि हाँ और बात करो, क्योंकि जितना बात करोगे उतना ही ज़्यादा एंड रिज़ल्ट पे पहुंचने का चांसेस बढ़ेगा। तो दोनों पार्टीज़ वहाँ पे बैठ के अच्छे से बातचीत करते हैं और फिर एक म्यूचुअल कंसेंट पे आते हैं। और जब दोनों पार्टी म्यूचुअल कंसेंट पे आ जाते हैं तब कंसिलेटर दोनों पार्टी से कंफर्म करके पूछता है कि आप दोनों एक्चुअल में ये मुद्दे पे स्टिक करना चाहते हो या नहीं। और जब दो इंसान जब उस चीज़ को मान लेते हैं कि हाँ वो उसी डिसीजन पे स्टिक करना चाहते हैं, तो फिर कंसिलेटर उस डिसीजन को फाइनल और एंड रिजल्ट करके घोषित कर देगा और तब जाके वो बाइंडिंग हो जाता है एट द एंड। जब तक वो डिसीजन पे दोनों पार्टी एक साथ अग्री नहीं करते हैं तब तक वो बाइंडिंग नहीं होता है। और एट द एंड जब वो कंसिलेटर उस चीज़ को फिर एक्सेप्ट कर देता है तब जाके वो बाइंडिंग होता है। वरना कंसिलेटर का कोई भी बात यहाँ पे या फिर कोई भी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कंसिलेटर बस दोनों लोगों को या फिर दोनों पार्टी को बस बातचीत करवाने में मदद करता है और फिर दोनों को पीसफुली, मतलब क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी लोग लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, तो फिर उस चीज़ से बचाने के लिए कंसिलेटर का बहुत मेजर हाथ रहता है कि नहीं, आप लोग को बात करना है, डिसिप्लिन में बात कीजिए, क्योंकि ये एक एडीआर मैकेनिज़्म है, यहाँ पे आपको डेकोरम मेंटेन करके रखना है। तो तीसरे इंसान का होना बहुत ज़रूरी होते हैं और वो जो तीसरा इंसान होता है वो पढ़ा लिखा और रेपुटेटेड इंसान होता है, वो वहाँ पे मेहनत करता है पहुँचने के लिए। तो फिर जो भी पार्टीज़ होते हैं उसका ओबे करते हैं, उसकी बातों को भी सुनते हैं, मानते हैं। तो ऐसा होता है कंसिलेशन में। मेडिएशन आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन से थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि मेडिएशन में बातचीत कम होता है और समझौता ज़्यादा होता है। मेडिएशन में मेडिएटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेडिएशन में क्या होता है कि जो दो पार्टीज़ होते हैं, अलग अलग जो दो पार्टीज़ होते हैं, वो पार्टीज़ ना पहले से ही डिसाइड करके आए हुए रहते हैं कि मुझे यही रेमेडी प्रोवाइड होनी चाहिए, मुझे इतना ही कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो कुछ जो पार्टीज़ होते हैं ना, अलग अलग जो पार्टीज़ होते हैं, वो ऑलरेडी डिसाइड करके ही आते हैं वहाँ पे कि मुझे ऐसा ही टाइप का डिसीजन चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मेडिएटर अलग अलग सेशन लेता है दोनों क्लाइंट का, मतलब दोनों पार्टीज़ का अलग अलग सेशन, इन द सेंस कि अलग अलग बातचीत करता है दोनों को। जब भी क्लाइंट से बातचीत करता है मेडिएटर, तब वहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं होता सिवाय एक क्लाइंट के, और वो दोनों क्लाइंट से बारी बारी से अकेले में बात करता है और फिर दोनों का डिसीजन सुन के फिर एक म्यूचुअल नहीं, मतलब एक मेडिएटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है दोनों का बात सुन के, ठीक है। और जब वो पॉइंट ऑफ व्यू रखता है तो जो दो पार्टीज़ होते हैं वो उसके बारे में सोचते हैं और फिर उसको फिर नेगोशिएट करते हैं या फिर थोड़ा बहुत चेंजेस लाते हैं, फिर तब जाके फिर मेडिएटर, सबसे इम्पॉर्टेंट मेन रोल होता है मेडिएशन में मेडिएटर का। पार्टीज़ का ज़्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि पार्टी को जो रेमेडी चाहिए वो किसी भी तरह वहाँ पे आके लेगा, लेकिन या तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके या थोड़ा बढ़ के। तो ये होता है ना कि मेडिएशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिएटर। और फिर जो है मेडिएटर दोनों पार्टीज़ को अच्छे से समझा के, अच्छे से दोनों का इक्वल राइट देख के, तब जाके एक ऐसा डिसीजन रखता है जिसमें दोनों पार्टीज़ अग्री होते हैं और तब जाके मेडिएशन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं लोक अदालत। ये जो लोक अदालत है, ये जो तीनों एरियल मैकेनिज़्म मैंने ऊपर डिस्कस किया उन सब से अलग है, क्योंकि इसमें ना मेडिएटर या फिर कॉन्सिलेटर या फिर आर्बिट्रेटर नहीं होते हैं। इसमें ना मेंबर्स ऑफ लोक अदालत होते हैं। और मेंबर्स में कौन हो सकता है? मेंबर्स में सोशल वेलफेयर के लिए जो काम करता है वो हो सकता है, कोई जज हो सकता है या फिर वकील हो सकता है, या फिर तीन चार टाइप के मेंबर्स लोक अदालत में होते हैं, ठीक है। लोक अदालत में क्या होता है, मान लीजिए कि आपने जैसे कि मान लीजिए कोई पार्टी है जिसने बैंक से लोन ले लिया है और उसके पास पैसे नहीं है, उसको पैसा, मतलब बैंक को पैसे देने के लिए। तो अब क्या होगा ना कि वो दो पार्टीज़, क्योंकि वो दोनों डिस्प्यूट में है, तो वो लोग जाएंगे लोक अदालत। वो लोग अगर नहीं भी जाएंगे, अगर मान लीजिए कोर्ट में गया है वो मैटर, तो कोर्ट फिर उस मैटर को ना लोक अदालत को रेफर करेगी, क्योंकि वो एक ऐसा मैटर है जो लोक अदालत में, जैसे कि सेम मैटर्स जो होते हैं, जो सिमिलर मैटर्स होते हैं, जो बल्क अमाउंट में एकदम सिमिलर मैटर्स होते हैं ना, वो वैसे टाइप के मैटर्स लोक अदालत में भेजे जाते हैं। जैसे कि नॉन कंपाउंडेबल मैटर्स जो कोर्ट के बाहर सॉल्व नहीं हो सकते, वैसे मैटर्स जो हैं वो लोक अदालत में आते हैं।
तो ऐसा क्या होता है, लोक अदालत में क्या होता है ना कि जो दो पार्टीज़ होती हैं वो लोग आपस में बातचीत करते हैं, और जो मेंबर्स ऑफ लोक अदालत होते हैं वो कहते हैं ठीक है बेटा, तुम लोग दोनों जो है अपना आपस में बातचीत करो। मतलब फ़ोर्स नहीं किया जाता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कंडीशन रखा जाता है कि आप लोग बात करो। फिर जैसे कि वन पार्टी ये है वो कहता है कि सर मैं इतना पैसा नहीं दे सकता, तो पार्टी बी से कहा जाता है कि ठीक है तुम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, थोड़ा डिस्काउंट कर दो। तो फिर ऐसे करके बातचीत करके यहाँ पे लोक अदालत में दोनों पार्टीज़ हैं वो अपने में आपस में थोड़ा सा ऊपर नीचे करके डिस्कस करेगी। फिर एट द एंड लोक अदालत में एट द एंड जो मेंबर्स होते हैं वो भी पूछते हैं कि ठीक है इतना से तुम दोनों सेटिस्फाई हो, दोनों पार्टीज अग्री करती है। फिर वहाँ पे जो एंड डिसीजन होता है उस पर जो मेंबर्स ऑफ लोक अदालत होते हैं वो साइन कर देते हैं, और साइन करने के बाद जो एंड रिजल्ट होता है ना वो फिर दोनों पार्टीज़ पे बाइंडिंग हो जाता है। तो यही होता है लोक अदालत में। लोक अदालत में दो पार्टीज बातचीत करती है, यस डेफिनेटली बातचीत करती है, लेकिन वहाँ पे कोई मीडिएटर या फिर कंसिलेटर नहीं होता। वहाँ पे मेंबर्स होते हैं, 2-3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वो मेंबर्स ही दोनों को बातचीत करते हुए सुनते हैं और फिर एक ऐसे रिजल्ट पे आते हैं जो दोनों के लिए फेवरेबल होता है। यही होता है लोक अदालत में। अब लास्टली नेगोशिएशन, ये बहुत ईजी है, सबको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, क्योंकि नेगोशिएशन हम लोग अपने डेली लाइफ में भी करते हैं। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? नेगोशिएशन मतलब काइंड ऑफ समझ लीजिए बार्गेनिंग। जैसे कि हम लोग कोई सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि भैया नहीं 10 रुपये का आलू मत दो, 7 रुपये का दो, 6 का दो। यही मतलब काइंड ऑफ बार्गेनिंग ही हुआ, पर बार्गेनिंग तो बहुत छोटा शब्द हो गया। नेगोशिएशन का मतलब जैसे कि शादी में होता है और फिर डिवोर्स में होता है। जैसे दो पार्टीज़ अगर डिवोर्स कर रही है तो वहाँ पर भी जो कंडीशन होता है वो जब डिस्कस होते हैं तो औरत कुछ अपना पॉइंट रखती है, मर्द फिर कुछ अपना, तो फिर डिवोर्स होता है। तो वहाँ पे नेगोशिएट करते हैं हम लोग किसी न किसी चीज़ के लिए। पेरेंटिंग में हो गया कि जैसे कि मान लीजिए डिवोर्स हो गया, ठीक है, डिवोर्स होने के बाद एक बच्चा है तो दो पेरेंट्स हैं, तो माँ कहती है कि बच्चा 6 महीने मेरे साथ रहेगा, और पेरेंट कहता है ठीक है 6 महीने बच्चा मेरे साथ रहेगा। तो फिर दोनों एक चीज़ पे आ जाते हैं, एक टाइम के बाद एक पॉइंट पे आ जाते हैं। तो फिर वही होता है नेगोशिएशन कि थोड़ा थोड़ा तुम समझो, थोड़ा मैं समझता हूँ, फिर हम दोनों एक डिसीजन पे आ जाएंगे, फिर हो जाएगा नेगोशिएट। तो यही होता है, मतलब बातचीत करके हम लोग देख लेंगे कि हाँ चलो ये ठीक है, ये यही रहेगा डिसीजन। तो नेगोशिएशन में ना नेगोशिएटर का ज़रूरत नहीं होता है, मतलब कोई थर्ड पार्टी का कोई ज़रूरत नहीं होता है। दो लोग आपस में बातचीत करके ही ऐसा जो कंडीशन होता है उसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये बहुत बड़े बड़े मैटर्स नहीं होते हैं। नॉर्मल डेज़ में भी हम लोग नेगोशिएट करते हैं किसी न चीज़ पे, ठीक है। बिज़नेस में हो गया, कोई लीगल प्रोसीडिंग हो गया, किसी भी चीज़ में, गवर्नमेंट ब्रांचेस कहीं भी हम लोग हर जगह नेगोशिएशन चलता है, नॉर्मली भी नेगोशिएशन चलते रहता है। तो ये होता है नेगोशिएशन प्रोसेस। ये भी जो है ना, क्योंकि ये भी एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में ही काउंट होता है, क्योंकि इस तरीके से भी डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है, इसीलिए ये भी एरिया मैकेनिज्म के अंडर आता है। तो हमारे सारे टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन सारे टाइप्स ऑफ एरियल मैकेनिज्म ख़त्म हो गए। लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया। तो इंडिया में ना बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सिमिलर केसेस हैं, जैसे कि चेक बाउंस के केसेस, लोन नहीं देने वाला केसेस। तो ऐसे जो बल्क अमाउंट में सिमिलर केसेस होते हैं ना, तो ऐसे केसेस जो कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है उसको इंक्रीज़ ही करता है, डिक्रीज़ नहीं करता है, क्योंकि सेम मैटर्स होते हैं और सेम मैटर्स को बार बार सुनना और फिर उसको रिपीट करना, तो उसकी वजह से कोर्ट का बहुत टाइम नुकसान होता है। एक तो ऐसे कोर्ट में ऑलरेडी इतने सारे केसेस पेंडिंग है, और ऊपर से ऐसे केसेस जिनका कोई तुक ही नहीं है, मतलब जिनका इतना ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई तुक ही नहीं है, तो वैसे केसेस को ना कोर्ट रेफ़र कर देती है एडीआर पे, मतलब मेडिएशन के लिए या फिर आर्बिट्रेशन के लिए। तो उसकी वजह से ना कोर्ट का जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो एडीआर मैकेनिज़्म जो है ये इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था क्योंकि लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट पास हो गया था, और ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट है इसने ना इनकरेज किया था कि कोई भी मैटर है अगर कोर्ट के बाहर सॉल्व हो जाता है तो उसको कोर्ट के बाहर ही सॉल्व करो। इसी की वजह से जो हमारा आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट है वो 1996 में पास हुआ था, ठीक है। और इस जो एडीआर प्रोसेस है इसकी वजह से जो बर्डन ऑफ केसेस है कोर्ट पे वो यूं ही कम हो जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो एक्चुअल में डिस्कस करके ख़त्म किए जा सकते हैं वो कोर्ट के बाहर हो ही जाते हैं। तो ऐसे में लेकिन ये प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों को एडीआर के बारे में पता नहीं है ज़्यादा, तो इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या हो जाएगा कि आप कोर्ट के चक्कर और जो प्रोसेस होता है डिफ़िकल्ट प्रोसेस उससे बच जाओगे। सो दिस इज़ फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया। लेट्स जंप इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक।
Advantages of alternative dispute resolution mechanism. I guess I have already cleared all of your advantages. तो ये सब आप लोग खुद देख लीजिए. And the next topic is conclusion. So okay, there is no next topic. Let's move on to our conclusion. Alternative dispute resolution refers to the different ways people can resolve dispute without a trial. Common area process include mediation, arbitration, and neutral evaluation. The processes are generally confidential, less formal, and less stressful than traditional court proceeding. तो जो हमारा ADR है ये बहुत ही अलग प्रोसेस है. ये हमारे कोर्ट का जो हेट्रिक प्रोसेस है, ये वो फाइल करो, ये करो, वो करो, फिर वकील अपॉइंट करो, ऐसा नहीं है. बहुत ईजीएस्ट वे है, ठीक है, और बहुत जल्दी मुद्दे जो है वो सॉल्व हो जाते हैं और लोगों तक ज़्यादा बातें नहीं पहुंचती है. मतलब बात का बतंगड़ नहीं बनाता. फॉर एग्जांपल जैसे कि कोर्ट में आप कोई भी केस करते हो तो कितने सारे लोगों को पता चल जाता है, दोस्त रिश्तेदार सबको. और एडीआर में क्या होता है ना, आप बातचीत करके टॉपिक को ख़त्म कर देते हो. तो रेयरली कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते. तो बहुत अच्छा प्रोसेस है यार, आप लोग को जाना चाहिए एडीआर में. यस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.